अगर आप एडीईओ, बीपीएससी, टीआरई, एसएससी इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह 10 सवाल आपके लेवल की सच्चाई बता देंगे। 90% लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। देखते हैं आप 10 में से 10 ला पाते हैं या नहीं। हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 5 सेकंड। रेडी, चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना है तो यह चैनल आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपको जीएस सीरीज कंप्लीटली मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या है ये देखते हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से कितने भागों में शुरू हुआ था? आंसर बताइए। भारतीय संविधान मूल रूप से कितने भागों में शुरू हुआ था? आंसर इसका बताइए। हाउ मेनी पार्ट्स डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैव? देखिए इसका आंसर क्या है बताइए आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते चलिए इसका आंसर, ताकि आपका तैयारी देखिए कितनी अच्छी से हो पाई है। देखिए इस भारतीय संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभक्त है? वह है 22। देखिए जब पूछा जा रहा है कि मूल रूप से, क्या पूछा गया है? मूल रूप से, यानी कि जब भारतीय संविधान बना था उस समय। मूल रूप जैसे ही कहता है इसका मतलब है 1949 में भारतीय संविधान कितने भागों में विभक्त था? 22 भागों में। लेकिन अगर कहा जाए कि जैसे कि वर्तमान में अभी कितने भागों में है, तो वर्तमान में है 25 भाग में। वर्तमान में कितने भागों में पूछा जाता है? 25 भाग। इनमें से जो है कुछ नया भाग जोड़ा, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, नीति निर्देशक तत्व और जो मौलिक कर्तव्य है, इन सब भागों को जोड़ा गया है, जिसके आधार पर ये 25 बन गया है। ये जो है एडीईओ या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ये ओरिजिनल वर्सेस जो करेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मूल रूप से पूछा गया है तो वो आपको ध्यान रखिएगा। देखिए 22 वाला जो फैक्ट है यही सिर्फ याद करके रखिए, बढ़िया से ये याद करके आप रखिए। ओरिजिनली में भागों की संख्या कितनी है? 22 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन सा है, वह है भारतीय संविधान की आत्म संकल्पना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द वर्ड सोशलिस्ट एडेड टू द प्रीएम्बल? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रियम्बल जब निर्माण हुआ था तो प्रियम्बल निर्माण के समय में 3 शब्द नहीं था। वो 3 शब्द कौन सा ऐसा नहीं था? तो देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर जो होगा, देखिए 3 शब्द वो कौन से नहीं थे, ध्यान रखिएगा। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था उस समय प्रस्तावना जो बनी थी, प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं थे। आत्मसंकल्पना यहाँ पर कही गई है प्रस्तावना को, ये ध्यान रखिएगा। ये इंग्लिश में बदल सकता है। प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन से नहीं थे? तो वो था एक समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा क्या नहीं था? तो वह था एकता। ये 3 शब्द नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 शब्द नहीं था, जिसे कि लाया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। समाजवादी का मतलब क्या है? यहाँ समाजवादी जो कहा गया इसका मतलब क्या है? देखिए समाजवादी का मतलब है कि राज्य द्वारा समाज के जो कमजोर तबका है, ध्यान रखिएगा, जो समाज का सबसे कमजोर तबका जैसे कि महिलाएं हुई, बच्चे हुए, बूढ़े हुए, या जो एससी हैं, एसटी हैं, इनको कमजोर तबका माना गया। तो कहा गया कि राज्य द्वारा जो समाज के कमजोर तबके हैं उसकी सहायता करना, और धन असमानता यानी कि जो पैसे की जो असमानता है, आर्थिक असमानता है, उन सब का क्या करना, उन सब में जो है उन सबको कम करना, ये लाया गया था ये समाजवाद का। वहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो आया, धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब है राज्य किसी एक धर्म को आधिकारिक धर्म नहीं बनाता, सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, ये माना गया। तो देखिए ये 42वां संविधान संशोधन को ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। उसमें सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी सरकार। और इसे कहा जाता है सुपर संशोधन। क्या कहा जाता है इसे? सुपर संशोधन। ध्यान रखिएगा, इसे सुपर संशोधन या मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा संशोधन किया गया था, इसलिए इसे मिनी संविधान यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो गया? बी नंबर। भाग 5 संविधान में किससे संबंधित है? आंसर बताइए, भाग 5 संविधान में किससे संबंधित है? न्यायपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्यों की शक्तियां और नीति निर्देशक तत्व। आंसर बताइए इसका। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा बी नंबर, केंद्रीय कार्यपालिका, जिसमें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, इन सब की चर्चाएं की गई है। ये भाग को ही कहा जाता है एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। किस नाम से इसे किया गया डिफाइन? एग्जीक्यूटिव
ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो संघ है, संघ की कार्य, एग्जीक्यूटिव का मतलब था कार्यपालिका, संघ के कार्यपालिका का चर्चा है भाग 5 में। यहाँ न्यायपालिका नहीं आता है, यहाँ पर याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए जब पूछा जाए तो भाग एक में किसकी चर्चा की गई है, भाग 1 में चर्चा किया गया राज्य का। वहीं भाग 2 जो है, भाग 2 में किसका चर्चा किया है, तो वह किया गया है भाग 2 में किसका, तो ये हमारे जो नागरिकता है, नागरिकता के संबंध में कि नागरिकता क्या होगी। भाग 3 ध्यान रखिएगा, ये नागरिकता का काफी आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। भाग 3 में रखा गया मौलिक अधिकार की बात की गई है, मौलिक अधिकार। और वहीं अगर देखें भाग 4, तो भाग 4 में किसकी बात की गई है, डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत की बात, नीति निदेशक सिद्धांत की बात की गई है, नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी। और भाग 4A, भाग 4A में किसकी बात की गई है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, हमारा जो मौलिक कर्तव्य क्या है इसका बात किया गया भाग 4 में। और भाग 5 में किसकी चर्चा की गई है, तो वह की गई है केंद्रीय कार्यपालिका की। तो ये केंद्रीय कार्यपालिका कहाँ मिलती है, अगर क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछे तो वह किसमें, भाग 5 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। द फ्रेज इंडियन बीइंग अ यूनियन ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल। आंसर बताइए, भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। यूनियन ऑफ स्टेट किसमें ये चर्चा की गई है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये चर्चा की गई है अनुच्छेद 1 में। यह क्या बताता है, यह बताता है कि भारत जो है वह क्या है, राज्य संघ है। भारत कैसा संघ है, राज्य संघ है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया कि भारत राज्य संघ है, लेकिन इसमें केंद्र अधिक मजबूत होता है, यूनियन को ज्यादा मजबूत करने की बातें की गई है। इस अनुच्छेद में जो है राज्य, यूनियन टेरिटोरी और नाम भी दिए जाते रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 1। तो भारत राज्यों का संघ है, ये किसमें चर्चा की गई, अनुच्छेद 1 में। और किस भाग में है यह है भाग 1 में। देखिए भाग अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये चारों अनुच्छेद है भाग 1 में, ठीक ना, ये भी ध्यान रखिएगा। जिनमें पहला जो हमारा अनुच्छेद है भारत राज्यों का संघ है वह कहा गया है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट देखिए, किस भाग में संविधान का उद्देश्य व्यक्त होता है, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच पार्ट द ऑब्जेक्टिव एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड। किस भाग में जो है संविधान, बताइए आंसर इसका क्या होगा। बिल्कुल देखिए इसका आंसर होगा प्रियम्बल, है ना, यानी आत्मसंकल्पना, यानी भाग के रूप में। देखिए प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल को ही आत्मसंकल्प, आधिकारिक रूप से आत्मसंकल्पना कहते हैं। प्रियम्बल को आधिकारिक रूप से क्या कहते हैं, आत्मसंकल्पना, वैसे हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। तो ये जो आत्मसंकल्पना है वह भाग 1 के लिए क्या है, ये शुरुआत होती है भाग 1 के लिए। तो इसमें जो है प्रियम्बल में मुख्य शब्द जो है कौन कौन सी दी गई है, तो जैसे कहते हैं हम लोग प्रियम्बल में, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी कि सॉवर्निटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट को भी किसी भी तरह के डिसीजन देने में समस्याएं आती है तो वो किसका उपयोग करता है, वह प्रियम्बल का उपयोग करते रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो प्रियम्बल ये किससे है, संविधान का उद्देश्य किससे व्यक्त होता है, हमारा संविधान कैसा है, तो वो हमारे प्रियम्बल से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ध्यान रखिएगा कि ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब तक आपने कितने सही किए कमेंट में स्कोर जरूर बताइए और एंड तक जरूर देखिएगा। आखिरी सवाल ध्यान रखिए सबसे डेंजरस है, तो देखते हैं कहां तक आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, विच इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। आंसर बताइए। देखिए जब मैग्ना कार्टा की बात की जाती है, ये मैग्ना कार्टा होता क्या है, देखिए ये इंग्लैंड का जो है हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट था। कहाँ का, ब्रिटेन का हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें जो किंग है, किंग के टायरेनी यानी कि किंग का जो बहुत ज्यादा आताताई होती थी उसको लिमिट किया गया इस कानून के द्वारा, ये जो हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है इसके द्वारा। और भारत में ऐसा जो रोल है वह किस में है, वह है भाग 3 में। भारत में ऐसा रोल किस में की गई है, तो भाग
3 में, तो मूल अधिकार की बात की गई है। भाग 3 में मूल अधिकार जब कहते हैं विच इज कॉल्ड मूल अधिकार, किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3। अभी हमने पढ़ा था भाग 3 में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार जो है राज्य के ऊपर एक तरह से प्रतिबंध लगाता है और नागरिकों को स्वतंत्रता देती है, नागरिकों को जो है राज्यों से लड़ने का मौका देता है। तो भाग 3 में जो है वह दिया गया है मौलिक अधिकार, इसलिए इसे संविधान का दिल भी, मौलिक अधिकार को संविधान का दिल भी कहते हैं या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मौलिक अधिकार में एक अधिकार दिया गया है जिसका नाम है अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिट के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकार को बचा सकता है। वहीं देखिए भाग 4, तो भाग 4 किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और वहीं भाग जो 4A है वह किससे संबंधित है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी हमने आपको बताया था। और अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, यह भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है मूल अधिकारों की संख्या मूल रूप से कितनी थी, बताइए मूल अधिकारों की संख्या मूल रूप से कितनी थी। जब मूल रूप से पूछा जाता है तो मूल रूप से यानी कि जब हमारे 1949 में संविधान बना था 1950 में, तो उस समय में 1949-50 में उस समय मूल अधिकार कितने थे, तो उस समय में जो मूल अधिकार थे वह था 6। कितना था, 6। उनमें से एक जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। अभी वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, वर्तमान में 5 है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हटाएगा वो 5 है, जो 44वां संविधान संशोधन एक किया गया था, ध्यान रखिएगा कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन हमने भी पढ़ा, मिनी संशोधन संविधान कहा जाता है। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी को, संपत्ति का अधिकार को, इसे मूल अधिकार से निकाल दिया गया, ठीक ना। तो इसमें पूछा जाता है ओरिजिनली कितने हैं। अब एक देखिए क्वेश्चन इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार में देखिए तो एक नया मूल अधिकार जोड़ा गया, वो था राइट टू एजुकेशन। कौन सा, राइट टू एजुकेशन। ये ADEO के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और ये किससे संबंधित है, यह अनुच्छेद 21A से संबंधित है। तो ये एक जोड़ा गया है। तो अभी कह सकते हैं कि 6 है, लेकिन कितना है टोटल अगर पूछा जाए, वर्तमान में तो 5 है, लेकिन मूल रूप से पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर वो 6 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। राइट टू एजुकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट टू एजुकेशन वाज एडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन व्हिच ईयर। देखिए इन्हें कहा जाता है RTE, शॉर्ट में आपको पूछ सकता है RTE, राइट टू एजुकेशन। RTE को का फुल फॉर्म क्या है, राइट टू एजुकेशन। ये 2009 में पास हुआ था। कब पास हुआ था, ध्यान रखिएगा 2009 में। लेकिन इसे संविधान में मूल अधिकार के रूप में, संविधान में इसे अभी हमने चर्चा किया, संविधान में इसे मूल अधिकार के रूप में कब दर्ज किया गया, तो 2010 में इंप्लीमेंट किया गया। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 86th संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन की गई, तो 86th संविधान संशोधन के साथ एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी इसमें जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, एक नया जो नीति निर्देशक तत्व है उसे भी उसमें जोड़ा गया। तो 2010 में जो है उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इन चीजों की चर्चा की गई है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2010। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 21 का संबंध किस अधिकार से है। आर्टिकल 20 इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है, बताइए इसका आंसर। बिल्कुल देखिए, जो आर्टिकल 21 है ये कहता है किसी भी पर्सन को, कोई भी व्यक्ति जो है उसे कानून के द्वारा स्थापित किए गए नियम के अनुसार ही कुछ किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा जो है इसे छोड़ करके इसके पर्सनल लिबर्टी या उसके जो लाइफ है उसको किसी भी तरीके से वंचित उससे नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत बड़ा बना दिया और कहा गया कि यहाँ इसमें प्राइवेसी को जोड़ा गया, जो हमारी निजता की है, डिग्निटी, जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो अपना सम्मान है उसकी बातें की गई इसमें। इसके अलावा इसमें हेल्थ की बातें की गई है, क्लीन की बातें की गई है, यानी कि हम साफ सफाई जो रहे, पानी वगैरह में साफ मिले, जो पर्यावरण है वह साफ मिले, एनवायरमेंट तक को भी जोड़ा इसमें गया है। इसलिए आपको बार बार देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 21 जो है वह रिलेटेड किससे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ी जाती है।
तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, वह है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है या नहीं। द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज, ठीक ना, बताइए। अभी भी मूल अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, केवल विदेशी नागरिकों के लिए है, या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, बताइए इसका आंसर। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है, अगर हम ये देखें तो असल में ये था आर्टिकल 19(1) के एफ में, किसमें था, एफ में इसे, और एक था 31 में, अनुच्छेद 31 में। इसे यहाँ से फंडामेंटल राइट इसको बनाया गया था जब मूल संविधान था उस समय में, है ना। उस समय में जब मूल संविधान था तो वह क्या बनाया गया था, 31। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही इन्हें आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, यहाँ से इसे हटा करके आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ दिया गया, 300 ए में। और यह अब जो है संवैधानिक या नागरिक अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो आज भी ये अधिकार जो है आर्टिकल 32 के तहत इसके लिए रिट नहीं, इससे रिट के माध्यम से ये हम नहीं लागू करवा सकते हैं, लेकिन ये संवैधानिक अधिकार है या जो है नागरिक अधिकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मूल अधिकार नहीं है, लेकिन कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए ADEO का पूरा सीरीज लेकर के आ रहे हैं, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपकी पूर्ण तैयारी होगी और आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।